हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम जेरेमी बेंथम की। एक यूटिलिटेरियन थिंकर हैं, ठीक है, और इनको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी माना जाता है, उपयोगितावाद का पिता भी माना जाता है। इससे पहले हमने जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो के बारे में बात की, जो कि एक सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत रह चुके हैं, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण सामाजिक समझौता उन्होंने माना है, ठीक है, कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप ही राज्य जो है अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया है। उसके बाद हम सीक्वेंस में जब आगे चलते हैं तो रूसो के बाद 1748 से 1832 के कार्यकाल के अंतर्गत के जीवन काल में इसमें जेरेमी बेंथम आते हैं, ठीक है। जेरेमी बेंथम कब पैदा हुए? 1748 से लेकर इनका 1832 तक। आपको रिलेट कर सकते हैं इनसे, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मान लीजिए आप 1748, आप 1757 प्लासी की बैटल, ठीक है, 1757 उसके आसपास से 1748 है, और 1832 से 1833 में जो एक चार्टर एक्ट आया था, राइट। तो आप उस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। तो इन सब जब वो घटनाएं हो रही थी, ठीक है, हमारे देश में, तो उस वक्त जो है जेरेमी बेंथम पैदा हुए थे 1748 में, और ये कब तक रहे? 1832 तक ये रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जेरेमी बेंथम के संबंध में, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी सिद्ध है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में कि बेंथम ने जो है इंग्लैंड के कुछ विचारों का जो खंडन किया, ठीक है। इंग्लैंड के कुछ ऐसे अमूर्त विचार थे जो कि कहीं जिनकी कोई प्रैक्टिकली ऑथेंटिसिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उन विचारों का जो है खंडन किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। तो जानते हैं वो विचार कौन कौन से। जैसे प्राकृतिक अधिकार, जो लॉक ने जो है नेचुरल राइट्स का सिद्धांत दिया, ठीक है, उसका खंडन किया। सामाजिक समझौता, ऑब्वियस सी बात है, जो सामाजिक समझौते के द्वारा जो है राज्य बना, उन्होंने इस चीज़ का भी खंडन किया, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का जो उन्होंने साधन था वो सामाजिक समझौता नहीं माना है। सामान्य इच्छा जो कि रूसो ने दी, और ईसाई नैतिकता का खंडन किया, ठीक है। इन सभी चीज़ों का जो इन्होंने खंडन। दूसरा देखते हैं कि बेंथम को दार्शनिक अमूलवादी किसने कहा है। तो देखिए सेवाइन ने जो है इनको दार्शनिक अमूलवादी कहा है। डिवोट टर्म्स आती हैं, ठीक है, किसने किसको क्या कहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट हैं, ये सारे याद रखने ही पड़ेंगे। उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक कौन है? बेंथम, और इन्हीं को जो है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी माना जाता है। उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद किसी चीज़ की उपयोगिता को बताता है कि कोई चीज़ तभी उपयोगी है अगर वो मनुष्य के लिए, ठीक है, मनुष्य के फ़ायदे में है या मनुष्य के भले के लिए अगर, ठीक है। जैसे मान लीजिए राज्य की बात की जा रही है या किसी कानून की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो राज्य या कानून जो है तभी यूटिलिटी रखता है, तभी वो उपयोगी है अगर उससे जो है किसी का अच्छा हो रहा है, ठीक है। यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना अच्छा काव्य पढ़ना। ये किसने कहा है? बेंथम ने कहा। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये पहले भी रिपीट हो चुकी है प्रीवियस एग्जाम्स में, और यहाँ पे भी हमने इसको करना ज़रूरी समझा है, ठीक है। इनके बारे में ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? दुख को कम करके सुख की प्राप्ति करना है। तो ये भी कौन मानता है? बेंथम मानता है। मानव जीवन के दो स्वामी हैं, कौन है? सुख और दुख। कौन मानते हैं? ये बेंथम मानते हैं। वह समाज ज़्यादा अच्छा है जहाँ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये देखिए, अधिकतम लोगों का जो अधिकतम सुख, इसकी बात कौन करता है? बेंथम करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत, और ये कोटेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है। सुख को मात्रात्मक किसने कहा है? बेंथम ने। मतलब सुख की मात्रा होती कि आपको कितनी मात्रा में जो है सुख मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि क्रिकेट खेलने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे क्रिकेट खेलने से रोक के मुझे बोला जा रहा है कि आप बेशक गेम ही खेलो लेकिन कोई और गेम खेलो, तो मुझे मतलब उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे किस में आएगा? मुझे क्रिकेट में आएगा, क्योंकि आई लाइक क्रिकेट, ठीक है। तो वहाँ पर जो मात्रा है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो बेंथम यहाँ पे मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिणामवाद भी कहा जाता है। बेंथम ने सुख को मापने की गणना को सुखवादी आकलन या फेलोसिफिक कैलकुलेशन कहा है बेंथम ने, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब सुख को मापा जा सकता है, कौन मानता है इसे? बेंथम मानते हैं, ठीक है। और कैसे मापा जा सकता है? देखिए, जो टूल्स इन्होंने बताए हैं, ये टूल्स जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये इन्होंने 7 बताए हैं, ठीक है। तो पहला है तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरा है समय अवधि, निश्चितता, निकटता, फेकंडिटी जो उर्वर, या प्योरिटी उत्पादकता या मात्रा,
इटेंट, ठीक है। ये सारे जो है कहीं ना कहीं सुख को मापने की जो है क्या है, मात्रक है। इनके द्वारा जो है सुख को मापा जा सकता है कि कितना तीव्र गति से है या कितनी तीव्रता के साथ आपको जो किसी चीज़ की हैप्पीनेस मिल रही है। ड्यूरेशन क्या है, वो कितने समय तक वो हैप्पीनेस रह रही है। सर्टेनिटी क्या है उस चीज़ की कि क्या वो निश्चित है, ठीक है। निकटता कितनी है, उर्वरता क्या है, उत्पादकता और मात्रा कितनी है उस सुख की, ठीक है। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं सुख को मापने के कंपोनेंट्स हैं ये सारे, इनके अकॉर्डिंग, बेंथम के अकॉर्डिंग। नाउ बेंथम ने जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर किससे लिया है, ये हचिसन से लिया है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना कि इन्होंने ये जो आइडिया है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये इन्होंने किससे लिया है, हचिसन से लिया है। सुख और दुख नामक शब्द किससे लिए इन्होंने, तो ये प्रिस्टले से लिए, ठीक है। अब देखिए बेशक इन्होंने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर किससे लिया, हचिसन से लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से अगर आए कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का विचार कौन दे रहा है यहाँ पे, इसकी बात कौन करता है, तो वहाँ पे बेंथम ही आएगा, हचिसन नहीं आएगा, ठीक है। हचिसन से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया और इसको इन्होंने आगे जनरलाइज किया, ठीक है। अब सुख और दुख नामक शब्द किससे लिए इन्होंने, प्रिस्टले से लिए, क्योंकि इसमें बेंथम का ये मानना था कि मानव का उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं दुखों को कम करके सुख की मात्रा को अपनी बढ़ाना है, ठीक है, अपने सुख कमाना है, ठीक है। राज्य पर बेंथम के विचारों की बात, तो राज्य पर बेंथम का विचार क्या है कि राज्य को इन्होंने एक कृत्रिम संगठन माना है, ठीक है, व्यक्तियों का संगठन माना है, और व्यक्ति क्या कर रहा है इसमें, सुख की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है, ऐसा कौन मानता है, बेंथम मानता है। अब बेंथम राज्य की प्रकृति यांत्रिक मानते हैं, ठीक है। बेंथम के अकॉर्डिंग राज्य की प्रकृति कैसी है, यांत्रिक है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक ऑर्गेनिक स्टेट होता है, ठीक है, उसमें क्या माना जाता है कि मनुष्य जो क्या है उसका एक अंग है, ठीक है, राज्य का एक अंग है। व्यक्ति को अधिकार जो राज्य के द्वारा ही मिलते हैं, ठीक है। बेंथम मानते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो किसके द्वारा मिलेंगे, राज्य के द्वारा। तभी तो इन्होंने जो प्राकृतिक अधिकार जो जॉन लॉक ने दिया उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जब राज्य ही नहीं बना है तो आप किस तरह के अधिकारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बेंथम ये कहते हैं कि राज्य कहाँ पे संभव है, सिर्फ और सिर्फ अधिकार कहाँ पे संभव है, सिर्फ राज्य में। राज्य होगा तो ही आपके अधिकारों का औचित्य रहेगा। राज्य एक उपयोगी संस्था है, इसीलिए इनको जो है उपयोगितावाद का पिता माना जाता है। ये उपयोगिता की बात करें, ठीक है। अगर ये व्यक्तियों के सुख में वृद्धि करता है तो वही बात है कि राज्य को उन्होंने कब उपयोगी माना है कि ये तभी उपयोगी होगा अगर ये व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि करता है तो, राइट। नाउ अधिकारों की अगर बात करें तो बेंथम ने वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत देते। कौन से अधिकारों का, वैधानिक अधिकारों का कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, वैधानिक सिद्धांत दिया है। और इन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने बकवास कहा है, ठीक है। और खुद कौन सा सिद्धांत दिया, अधिकारों का वैधानिक, कि अधिकारों को किसने क्रिएट किया, राज्य ने क्रिएट किया, ठीक है। संप्रभुसत्ता की बात करते हैं तो संप्रभुसत्ता को हॉब्स की भांति अदेय, अविभाज्य, असीमित बताया। जैसे हॉब्स बात करें ना निरंकुश राजतंत्र की, और जो संप्रभुसत्ता है उस राजा के अंदर जो प्रभुसत्ता है, ठीक है, संप्रभु है जो, वो जो है अदेय है, मतलब किसी को दे नहीं सकते आप उस संप्रभु, उस पावर को आप किसी को दे नहीं सकते, कि आप उसको अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। वो असीमित है, ठीक है। और शक्ति विभाजन को अस्वीकार किया है इन्होंने, और राज्य को वैधानिक संप्रभु कहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इनके संप्रभुसत्ता और अधिकारों के संबंध में। नेक्स्ट है समाज। समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, समाज की प्रकृति कैसी है, आणविक है, ऐसा बेंथम मानते हैं, ठीक है। व्यक्तियों का योग ही समाज है। कल्याणकारी राज्य पर बेंथम क्या बोलते हैं, पहली बार बेंथम के राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। बेंथम के विचारों में राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया गया है पहली बार, लेकिन राज्य का जो आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। मतलब हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। तो देखिए दो बातें यहाँ पे, एक तो जेएस मिल का जिक्र होगा आगे, क्योंकि इसके बाद हम जेएस मिल की बात करेंगे जेरेमी बेंथम के बाद। और उदारवाद का जो सकारात्मक पक्ष है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है जेएस मिल के विचारों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कल्याणकारी राज्य की बात है, ठीक है, या राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन। सकारात्मक कार्य क्या है राज्य के, मतलब कि राज्य जो है आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ठीक है। आपकी कुछ एक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है या स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने जो क्या किया, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, ठीक है, उसमें राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया, बल्कि एक लेजिज फेयर स्टेट की इन्होंने बात की है, हस्तक्षेपवादी राज्य का इन्होंने समर्थन किया। क्योंकि तीन नाम आते हैं यहाँ पे, एक जेरेमी बेंथम, एक आपका जॉन लॉक, और तीसरा आपका एडम स्मिथ। ये जो तीन लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं नकारात्मक राज्य की बात की है और एक अहस्तक्षेपवादी राज्य की बात की है, एक लेजिज फेयर स्टेट की इन्होंने बात की है। लेकिन जब पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात की जाती है, सकारात्मक
उदारवाद की बात की जाती है, तो वो आगे जेएस मिल के विचारों में हमें देखने को मिलेगी, जब वो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस में कहीं ना कहीं भेद करके जो अदर रिगार्डिंग एक्शन होते हैं उसमें जो है राज्य के इंटरवेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बात को याद रखिए कि कल्याणकारी राज्य जो पहली बार बेंथम के विचारों में जो है राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल इगोइज्म। ठीक है, सार्वभौमिक अहमवाद। बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है। ये किसने कहा है? सेवाइन ने कहा है। समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं, व्यक्तियों का योग ही पूरा विश्व है, ये इन्होंने कहा है। और बेंथम ने ईसाई नैतिकता की मान्यता को अस्वीकार किया। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि ईसाई मान्यता हो गई, आपका जो सामान्य इच्छा हो गई, सामाजिक समझौता और प्राकृतिक अधिकार, इनका जो है बेंथम ने जो है विरोध किया, क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, आलोचना की अगर हम बात करें तो बेंथम ने जो है विलियम ब्लैकस्टोन की बुक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड 1721 में ये बुक आई थी, किसकी? विलियम ब्लैकस्टोन की बुक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड 1721 में इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, बेंथम के द्वारा, तथा लोकतंत्र को उपयुक्त शासन प्रणाली इन्होंने बताया था। ठीक है, अमूर्तवादी जो होता है, ठीक है, किसने बेंथम को अमूर्तवादी कहा है? तो वो वेपर ने कहा है। ठीक है, इन्होंने बेंथम को जो है अमूर्तवादी कहा है, वेपर ने। ठीक है, नेक्स्ट है संरचनात्मक मॉडल। जो सीबी मैकफर्सन की हम बात कर ही रहे थे कि जैसे हमने कल पिछले लेक्चर में जब हमने देखा कि रूसो का जो डेमोक्रेसी का जो कहीं ना कहीं विचार है, उसको जो इन्होंने कहीं ना कहीं विकासात्मक मॉडल में रखा है सीबी मैकफर्सन। मैंने आपको बताया था कि सीबी मैकफर्सन ने जो है अपनी बुक में जो है कहीं ना कहीं एक अलग ही कैटेगराइजेशन की हुई है डेमोक्रेसीज़ की, जिसमें अलग अलग थिंकर्स ने किस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफेंड करने की कोशिश की है। ठीक है, उसको जो उन विचारों को जो अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने रखा है, और उन विचारकों को जो उस तरह के विचारों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बेंथम है, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेंथम के लोकतंत्र को सीबी मैकफर्सन ने किस मॉडल में रखा है अपने, तो वो है संरक्षणात्मक मॉडल। ठीक है, डेमोक्रेसी का संरक्षणात्मक मॉडल, उसमें उन्होंने जो बेंथम के लोकतंत्र को इन्होंने कैटेगराइज किया है। ठीक है, पैनोप्टिकन क्या है? ठीक है, बेंथम की जो जेल सुधारों या जेल सुधार योजना को जो है क्या कहा जाता था? पैनोप्टिकन कहा जाता था, जेल सुधार। ठीक है, जेल सुधार योजना की उन्होंने बात की बेंथम ने, जिसको पैनोप्टिकन कहा जाता है। पिग फिलॉसफी की बात करते हैं। ठीक है, किसने बेंथम की फिलॉसफी को जो है दर्शन के सुअर का दर्शन, ठीक है, या सॉरी बेंथम की जो फिलॉसफी उसको सुअर का दर्शन कहा है, पिग फिलॉसफी का है, तो वो थॉमस कार्लाइल ने। यस, बेंथम सबसे बड़ा समाज सुधारक माना जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन भी इन्होंने किया। ठीक है, इसका जो समर्थक माना जाता है किस चीज़ का? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थक बेंथम को माना जाता है। मताधिकार शिक्षित व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, ये बात किसने की है? बेंथम ने की है कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसको मताधिकार मिलना चाहिए, और महिलाओं को मताधिकार नहीं देने की बात जो बेंथम ने की है। ठीक है, और गुप्त मतदान प्रणाली की इन्होंने बात की है। ठीक है, इसका समर्थन किया, और संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाने का जो इन्होंने समर्थन किया है। लॉर्ड सभा जो सम्राटों के शासन का विरोधी है। ठीक है, लॉर्ड सभा इंग्लैंड में जो लॉर्ड सदन है, ठीक है, लॉर्ड जो सभा है, ठीक है, उसका विरोध किया, और सम्राटों के शासन का भी ये विरोधी रहा है। 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, वो भी किसको? जो शिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको सिर्फ वोट देने का अधिकार है। 1 वोट 1 मैन। ठीक है, तो ये इसका प्रतिपादन किसने किया? इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि किसने जो है 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया? तो जेरमी बेंथम ने दिया। ठीक है ना, बेंथम ने उपयोगितावाद किस से लिया था? तो प्रिस्टले से लिया था। जैसे हमने बताया कि प्रिस्टले से उन्होंने जो सुख दुख का जो लिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वैसे इन्होंने उपयोगितावाद भी इन्होंने प्रिस्टले से ही लिया है, जिसमें 14 सुखों और 12 तरह के दुखों का इन्होंने वर्णन किया। और उपयोगितावाद की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? सुखवाद से हुई है, हेडोनिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं इन्होंने। ठीक है, सुख दुख के 5 स्रोत बताए। पहला है भौतिक स्रोत। ठीक है, भौतिक स्रोत में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सुख दुख होता है। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक स्रोत, जिसमें यदि कर्जा ना चुकाने से जो दुख मिलता है। ठीक है, तीसरा है नैतिक स्रोत, जिसमें मन में पश्चाताप होता है। और चौथा है लौकिक स्रोत सुख दुख का। ठीक है, समाज किसी कार्य के लिए दंडित करे। और पांचवा धार्मिक, जिसमें धार्मिक विश्वासों के कारण होने वाले सुख दुख। ठीक है, तो इस तरीके से ये सुख दुख के 5 स्रोत। राज्य का कार्य, तो व्यक्ति के जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना क्या है? राज्य का
कार्य है, ठीक है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। देखिए यही तीन जो अधिकार हैं, ये मौलिक प्राकृतिक अधिकार माने हैं किसी ने, बेंथम ने। एक तो राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी, ये तीन तरह के जो अधिकार हैं, ठीक है, इसको जो है जॉन लॉक ने क्या माना है, प्राकृतिक अधिकार माना है, जो राज्य की उत्पत्ति से पहले से ही मनुष्य के पास थे। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्या माना था कि राज्य की उत्पत्ति क्यों की गई है, इन्हीं तीन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे जेरेमी बेंथम उन अधिकारों को तो वो दरकिनार करते हैं कि उस तरह के कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं हो सकते हैं प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है, क्योंकि राज्य तभी मिलेंगे, आपको अधिकार तभी मिलेंगे जब राज्य अस्तित्व में आएगा। और अब राज्य का कार्य क्या बताया इन्होंने, वही व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना। राज्य का हर कानून जो है बुराई है, ऐसा जेरेमी बेंथम मानते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विरोधी, जैसे हमने ऑलरेडी कहा, 4 प्रकार के कानून की इन्होंने बात की है, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल नागरिक लॉ और दंड संहिता की इन्होंने बात की है, ठीक है। अच्छे कानून के 6 लक्षण बताए हैं, ठीक है। अपराध और दंड अनुपात में मिलने चाहिए, ऐसा जेरेमी बेंथम मानते हैं, ठीक है। शिक्षा देना राज्य का पहला कर्तव्य होगा, ठीक है, राज्य का पहला कर्तव्य क्या बताया इन्होंने, शिक्षा देना। अब बुक्स की हम बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बुक्स पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, 1894 में इनकी बुक है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, जो इनकी बुक आई है, ठीक है। नाउ अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये 1891 में ये बुक आई है, ठीक है। तो कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे मैंने बताया 1894 में कौन सी बुक आई, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। उसके बाद ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये 1891 में आई। एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी जाती है, 1879 में, 1879 में आई। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1830 में, ठीक है। उसके बाद प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1817 में। बेंथम्स फिस्कल रिफॉर्म बिल 1819 में। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802 में। एंड कैचिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1817 में। ये इंपॉर्टेंट कुछ एक राइटिंग्स थी जेरेमी बेंथम की, और ये सारे फैक्ट्स जो थे सिर्फ एक बुलेट्स पॉइंट्स के तौर पर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कोशिश की थोड़ा मोटे मोटे तौर पर आपके साथ अच्छे से इनको डिस्कस कर पाएँ। तो आई होप आपकी एक अच्छी रिवीजन हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से, और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।